Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और हमारी आज के क्लास का PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस देश की डाक सेवा के साथ इंडिया पोस्ट ने डाक शिपमेंट संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पोस्टल सर्विसेज के साथ हाल ही में इंडिया पोस्ट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत पोस्टल शिपमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक्सचेंज किया जाएगा। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो इंडिया पोस्ट और यूएस पोस्टल सर्विस यानी कि यूएसपीएस ने 27 अक्टूबर 2020 को एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो दोनों देशों की पोस्टल शिपमेंट्स है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक्सचेंज की जाएगी। तो इसका प्राइमरी मकसद यही है कि जो दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट्स है जो पोस्टल चैनल्स के माध्यम से होता है उसे फैसिलिटेट किया जाए, उसे और ज़्यादा आसान बनाया जाए। तो इससे इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो कस्टम्स में जो आइटम्स अटक जाते हैं अब वो समय काफ़ी कम हो जाएगा और इन्हें पहले ही क्लियरेंस मिल जाएगा इवन बिफोर द शिपमेंट रीचेस द पोर्ट। तो इससे दोनों देश के बीच में जो आपसी कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि अगर आप डेटा की माने तो लगभग 20% ऑफ EMS यानी कि एक्सप्रेस मेल सर्विस और 30% ऑफ नॉर्मल पोस्ट जिसमें लेटर्स होते हैं, छोटे पार्सल्स होते हैं, वो USA से जाते हैं भारत को एवरी ईयर। और भारत से जितने भी EMS या फिर पोस्टल लेटर्स जाते हैं उनमें से 60% जाते हैं US को। तो जब इन दोनों देशों के बीच में इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होता है, भले ही पोस्टल माध्यम से हो, तो ये अग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा दोनों देश के कोऑपरेशन को डेवलप करने में, और इससे जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं दोनों देशों के बीच में उसे और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी और वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस अग्रीमेंट के माध्यम से जो रिस्पेक्टिव बॉडीज़ है यानी कि इंडिया पोस्ट और US पोस्टल सर्विसेज ट्रांसमिट करेंगी, यानी कि एक दूसरे को डेटा भेजेंगी और रिसीव करेंगी इलेक्ट्रॉनिक डेटा ऑफ इंटरनेशनल पोस्टल आइटम्स जो कि शिप हो रहे हैं एक देश से दूसरे देश। तो चलिए अब बात करते हैं US के बारे में। US के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। US का कैपिटल है वॉशिंगटन DC और US की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी कि USD। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से कौन से देश ने 19th मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर्स जो हैंडल करते हैं इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड उसे होस्ट किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, इंडिया। भारत ने 19th मीटिंग ऑफ द SCO मिनिस्टर्स हैंडलिंग इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड को होस्ट किया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत ने मेज़बानी की है ऑफ द 19th मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस मिनिस्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़। और इसके साथ साथ जो हमारे केंद्रीय मंत्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड रेलवेज श्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने कहा है कि जो करंट क्राइसिस है कोविड-19 का वो एक क्लेरियन कॉल है, यानी कि एक वेकअप कॉल है सभी SCO कंट्रीज़ के लिए, ताकि वो लिवरेज कर सके कि क्या क्या उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और उसके साथ साथ दूसरे देशों के साथ एक्सप्लोर कर सके पार्टनरशिप, जिससे उस पूरे रीजन में जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है उसे और ज़्यादा डेवलप किया जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, गुरु तेग बहादुर की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 70 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, नरेंद्र मोदी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेड करेंगे ऑफ द 70 मेंबर हाई लेवल कमेटी जो कि सेटअप की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉमेमोरेट द 400th एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि गुरु तेग बहादुर हैं कौन।
तो सिखों के जो गुरु हैं श्री हरि गोबिंद, उनके बेटे हैं गुरु तेग बहादुर, और सिखों के जो 10 गुरु होते हैं उनमें से 9वें नंबर पर आते हैं गुरु तेग बहादुर। इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है अपने रिलीजन को बचाने में, क्योंकि इन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और जो हमारे कश्मीरी पंडित्स हैं उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा था इनटू मुस्लिम रिलीजन, और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और इसीलिए औरंगजेब ने एट द एज ऑफ 54 उनकी गला काट के हत्या कर दी थी। और उनके ही सम्मान में 25 नवंबर को दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है शहीदी दिवस। चलिए अब जानते हैं डिटेल्स। तो हमारी केंद्रीय सरकार ने सेटअप की एक हाई लेवल कमेटी, जिनके अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टू कॉमेमोरेट द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर। और इसके साथ साथ जो हमारे केंद्रीय होम सेक्रेटरी है अजय कुमार भल्ला, वो भी इस कमेटी का हिस्सा रहेंगे। इसमें और भी लोग शामिल हैं, जैसे हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, और इसके साथ साथ पूर्व हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। तो ये कमेटी का मकसद ये होगा कि ये देखेंगी इन अप्रूवल ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड सुपरविजन एंड, और गाइड करेंगे इस कमेमोरेशन को, और इसके साथ साथ इसके लिए डेट्स वगैरह भी डिसाइड करेंगे कि क्या इनके डिटेल्ड प्रोग्राम रहेंगे फॉर सेलिब्रेशन। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन यानी कि ग्रीन इनिशिएटिव पहल के तहत किस कंपनी ने जापानी सरकार से वित्तीय संस्थान के साथ 50 बिलियन जापानीज येन के लिए विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एक फॉरेन करेंसी लोन एग्रीमेंट साइन किया है जापानी सरकार के साथ फॉर द ग्रीन इनिशिएटिव। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ये पहली ऐसी फंडिंग है फॉर एनटीपीसी लिमिटेड अंडर द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि JBIC की ग्रीन इनिशिएटिव यानी कि ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव के तहत। तो भारत का जो लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है उन्होंने ये फॉरेन करेंसी लोन एग्रीमेंट साइन किया है जापानीज सरकार के साथ, जिसकी वैल्यूएशन है 50 बिलियन जापानीज येन यानी कि 482 मिलियन $, या फिर 3,582 करोड़ रुपीज़। तो इसमें JBIC प्रोवाइड करेंगे 60% ऑफ द फैसिलिटी अमाउंट यानी कि 50 बिलियन जापानीज येन का 60% प्रोवाइड करेगी JBIC, और जो बैलेंस है वो जापान के कमर्शियल बैंक जैसे कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ योकोहामा और सैन एंड गोडो बैंक, जोयो बैंक लिमिटेड, नांटो बैंक लिमिटेड, ये सब मिलकर प्रोवाइड करेंगे अंडर JBIC गारंटी। तो JBIC का मकसद है कि उन कंपनीज को फंडिंग करे जो कि ग्रीन इनिशिएटिव जो हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद करती है वैसे कुछ एफर्ट्स लेती हैं, तो इसीलिए एनटीपीसी को ये फंडिंग दी गई है। ये बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, कितनी राशि तक के ऋणों के लिए RBI ने ऋण संस्थाओं को ब्याज योजनाओं पर ब्याज की छूट को लागू करने के लिए कहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, अप टू ₹2 करोड़ तक के जो लोन्स हैं उन पर वेवर इम्प्लीमेंट करने के लिए RBI ने सभी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को कहा है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कहा है कि वो इम्प्लीमेंट करे वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट स्कीम्स यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ करे और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करे अपने कस्टमर्स को, और ये किया गया है अप टू अ लोन ऑफ ₹2 करोड़। और इसके साथ साथ सभी इंस्टीट्यूशंस में NBFC भी शामिल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि आप जानते हैं कि मॉरेटोरियम ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन उन्होंने घोषणा की थी फ्रॉम 1 मार्च टू 31 अगस्त 2020, क्योंकि तब भारत में लॉकडाउन चल रहा था और लोगों को लोन रिपेमेंट से थोड़ी राहत मिले, इसके लिए मॉरेटोरियम इम्पोज किया गया था।
लेकिन इस मॉरेटोरियम के साथ साथ जितनी भी कंपनीज और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी अपने कस्टमर्स से। और क्या हुआ, जब वो मॉरेटोरियम पीरियड खत्म हुआ तब जो ये लोन का अमाउंट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा था और इससे जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आया था 14 अक्टूबर 2020 को कि सभी कंपनियों से उन्होंने गुजारिश की है कि वो वेव करे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट स्कीम्स, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को वेव करे और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करे। तो चलिए अब बात करते हैं ये इंटरेस्ट वेवर स्कीम क्या है। तो इस स्कीम के तहत जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एडवाइस किया गया है कि वो ग्रांट करे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कुछ एलिजिबल बोरोवर्स को उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में फॉर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, यानी कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 मार्च से 31 अगस्त तक का जो मॉरेटोरियम चल रहा था उनमें से कुछ एलिजिबल बोरोवर्स को ग्रांट किया जाएगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और ये उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पार्ट मॉरेटोरियम लिया है, यानी कि अगर उन्होंने 3 मंथ्स का मॉरेटोरियम लिया है तो भी उन्हें ग्रांट होगा और अगर उन्होंने पूरे 6 महीने का मॉरेटोरियम लिया है तो भी उन्हें ग्रांट किया जाएगा। और ये उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ये कंप्लीट हो जाना चाहिए ये वेवर बाय नवंबर 5। तो और इस स्कीम में कवर होते हैं एडुकेशन लोन्स, एमएसएमई लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, ऑटो लोन्स और कंजम्पशन लोन्स। और इसके साथ साथ जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज हैं वो इसका रिइंबर्समेंट सेंटर से ले सकती है आफ्टर दे हैव क्रेडिटेड द अमाउंट। तो टू सम अप, जो भी जिनको भी ये अमाउंट रीइंबर्स किया जाएगा, यानी कि जिनके अकाउंट में रिक्रेडिट किया जाएगा उसका रीइंबर्समेंट ये कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस या एनबीएफसीज क्लेम कर सकती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से। चलिए जानते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, उस यंग बांग्लादेशी लड़के का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एक स्पेशल प्राइज जीता है जिसकी वैल्यूएशन है $1000 इन द ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द ICCR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, अंजर मुस्ताइन अली ने जीता है ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 6 वर्षीय बांग्लादेशी बॉय अंजर मुस्ताइन अली ने एक स्पेशल प्राइज जीता है जिसकी वैल्यूएशन है $1000 अपने आर्ट वर्क के लिए, और ये उन्होंने जीता है इन अ ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। तो ICCR ने लॉन्च किया था एक ग्लोबल पेंटिंग कॉम्पिटिशन और उसका नाम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, जिसमें ग्लोबली 8000 आर्टवर्क एंट्रीज को जज किया गया था। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट किस वर्ष तक लॉन्च की जाएगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 2022 तक नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी कि निसार सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा भारत ने ये टारगेट रखा है कि वो ट्रांस फैट फ्री स्टेटस अचीव कर लेंगे वर्ष 2022 तक, और 2025 तक भारत ने ये टारगेट रखा है कि वो टीबी को एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरीके से भारत से, और इसके साथ साथ वो एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन जाएगी। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी कि निसार जो सैटेलाइट है वो शेड्यूल की गई है कि वो लॉन्च होगी 2022 में, और ये जो शेड्यूल यानी कि ये जो डेट आती है आफ्टर इंडिया एंड US ने डिसाइड किया है कि वो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ ये जो दोनों देश के जो एफर्ट्स है वो कैटलाइज हो जाएंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट कंडीशंस जो कि काफ़ी सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो के हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में।
इसरो के फाउंडर का नाम है विक्रम साराभाई। इसरो की खोज की गई थी 15 अगस्त 1969 में और इनके डायरेक्टर का नाम है कारिसा वादिवू सीवान यानी कि के सीवान। अब बात करते हैं नासा के बारे में। नासा के हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यूएस में और नासा की खोज की गई थी 1 अक्टूबर 1958 में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स के लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, सरप्रीत सिंह ने लिखी है ये किताब जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स के लेखक है सरप्रीत सिंह और इसमें जो सिख मसाकर हुआ था इन द ईयर 1984 उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये जो किताब है ये एक फिक्शनलाइज वर्जन है जो एक्चुअली हुआ था इन द ईयर 1984 और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं। तो ये फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है बिकॉज इसमें दिखाते हैं जो सब इवेंट्स हुए थे इन द ईयर 1984 और इसमें उन्होंने दर्शाया है थ्रू द प्रिज्म ऑफ मेनी लाइव्स और इसके साथ साथ कि क्या जब 1984 में सिख लोगों के खिलाफ जब राइट्स हुए थे तो उसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं ऑन द पीपल ऑफ द सिख कम्युनिटी और इसके अलावा नॉन सिख्स के ऊपर। तो चलिए ब्रीफली बता देते हैं आपको 1984 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो 1984 में सिख्स के खिलाफ राइट हुए थे। आपको याद होगा कि जब गोल्डन टेम्पल में काफ़ी सारे पुलिसमैन घुस गए थे क्योंकि उस टाइम कुछ टेररिस्ट गोल्डन टेम्पल में थे, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का। और उसके बाद उसी वर्ष इंदिरा गांधी तब जो भारत की प्राइम मिनिस्टर थी उनके 2 बॉडीगार्ड्स जो कि सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे उन्होंने इंदिरा गांधी की गोली मार के हत्या कर दी यानी कि उन्हें असैसिनेट कर दिया। और उसके बाद भारत में एंटी सिख राइट्स हुए थे जिसे हम कहते हैं सिख मसाकर ऑफ 1984 जिसमें काफ़ी सारे लोगों को मारा गया था। ऑफिशियल फिगर्स की माने तो लगभग 3350 सिख्स को मारा गया था ऑल ओवर इंडिया, लेकिन इंडिविजुअल जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है वो कहती है कि लगभग 8000 से 14000 सिखों को मारा गया था और ये पूरा प्लान्ड था बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट यानी कि ये जो पूरे राइट्स वगैरह थे ये कांग्रेस गवर्नमेंट्स के ही करवाए हुए थे। तो इसको लेके काफ़ी लोग डिस्प्लेस भी हुए थे जो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और इसमें कई सारे लोगों की जान गई थी। जो नॉन सिख्स भी थे उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ था इसमें और इसका मेन कोर था दिल्ली। तो उसके बारे में ये किताब लिखी गई है क्योंकि 1984 का सबसे बड़ा इवेंट वही था। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, इंटरनेशनल एनिमेशन डे हर साल ग्लोबली किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 28 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 28 अक्टूबर को और ये दिन सेलिब्रेट इसीलिए किया जाता है ताकि जो आर्ट ऑफ एनिमेशन है उसे हम रिकॉग्नाइज करें और उसके साथ साथ उनके पीछे के जो आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं और टेक्नीशियंस हैं। और इस वर्ष 90th इंटरनेशनल एनिमेशन डे है और ये दिन की शुरुआत की गई थी वर्ष 2002 में बाय इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन जो कि एक मेंबर है ऑफ यूनेस्को। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा कोई कंप्लेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।